अब्बा अब्बा क्या हुआ है आपका? बहुत चीख रही थी। बेटा मैं रिक्शा लेकर आता हूँ, हॉस्पिटल लेके जाना होगा। मोहल्ला तेज़र बोलता अपना ख्याल रखना, ज़रीश को बचा लेना तुम दोनों आज से। अल्लाह की ईमान में टकते बोले अब्बा। एक ज़ोर किताब में रोगी, फिर उसके सामने मौलवी साहब ने पहला कलमा पढ़ा था, उनकी रूह परवाज़ कर गई थी। अब्बा वो चीखते उनके सीने पर सर रख के रो पड़ी थी। एक वो हाथ सहारा था उनका, आज छीन चुका था। सुबह तक सारे मोहल्ले मौलवी साहब के मरने की खबर पहुँच गई थी। सारा इंतजाम मोहल्लों वालों ने किया था, जबकि तब साकिब से एक कोने में बैठ के मैयत को घूर रही थी। ये इस वक्त के लिए इतना मुश्किल कभी से पूछे, अपने अब्बा के मरने का गम, अपनी बहन के लापता होने का गम। जनाजे के वक्त अपने अब्बा को आखिरी बार देखते हुए धाड़े मारकर रो रही थी। अब्बा की बहन की माजदा की ज़्यादा तबीयत खराबी की बात सुना उसकी थी आ सकी थी, जबकि उन्हें शाकिर के मुतालिक पता चल गया था, इसलिए उन्हें अपने बेटे रमेश को भी यहाँ नहीं भेजा था। बेटा हौसला रखो होते उसे हौसला देती जा चुकी थी। मोहल्लेदार को उस पर बेहतर सा आ रहा था, जबकि पुलिस के पास अपनी बहन की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवा जाती है, मगर उसे पता चला लोग 24 घंटों से पहले रिपोर्ट दर्ज नहीं करते। सबकी जान से बैठी रो रही थी। अगर उसे इल्म होता कि शाकिर ये तो बात है तो उसे मार देती। अपने घर पहुंचकर ज़रीश का बाजू खींचता उसे लेकर बाहर निकला। ज़रीश ने लब दबा के सिसकी रोकी थी। जो कांच की चूड़ियाँ इसकी कलाई में टूटकर इस अलग कलाई में खुभ रही थी। ज़रीश की चादर तकरीबन उसके कंधों से ढलक कर ज़मीन की सफाई कर रही थी। भाई देखे मैं अपनी होने वाली बीवी को लेके आया हूँ। वो लाउंज में दाखिल होते ऊंची आवाज़ में बोला। इस बात से बेखबर पहले गहरी खामोशी का राज था। 3 लोग सोफे पर क्रॉफर्ड से बैठे थे कि शाकिर का भाई इनके सामने गर्दन झुकाए खड़ा था। सोफे पर बैठी शख्स को देखकर शाकिर का मुंह अचानक बंद हुआ था। ज़रीश ने उसके रुक जाने पर अपने दूसरे हाथ से चादर उठाकर अपने कंधे पर ओढ़ी थी। उसने आंसुओं से धुंधलाती निगाहें सामने देखा, जहाँ सबकी नजरें खुद पर महसूस करके वो सिमट गई थी। जो कभी घर से बिना पर्दे निकले खुद को इन लोगों के सामने बेपर्दा पाकर घुटी घुटी आवाज़ में सिसकियाँ ले रही थी। वैसे ज़्यादा खामोशी में सिर्फ इसकी सिसकियाँ ही सुनाई दे रही थी। सर आपकी पेमेंट 2 दिन तक मैं दे दूँगा। शाकिर का भाई असलम मनमनाया था। तुम पहले हफ्ते मोहलत दी थी असलम। नजरें ज़रीश पर गाड़े। यज़दान ने भारी और संजीदा आवाज़ में बोला था। अब मज़ीद मैं तुम्हारे वक्त देना हमारे असूलों के खिलाफ है। इसकी आवाज़ सुनकर असलम और शाकिर दोनों का सांस अटका। सर शाकिर ने कुछ बोलना चाचा अपना हाथ उठाकर यज़दान ने उसे कुछ बोलने का मौका नहीं दिया। जब वो दो बड़े बात करें तो छोटों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। यज़दान ने ऐसे उसका मजाक उड़ाया तो शाकिर अपनी गुस्से से अपनी मट्टियाँ भेजी। सर आप प्लीज़ हमें 1 हफ्ते मज़ीद दे दें। सर हमने इंतज़ार कहा था, इसने 1 करोड़ रुपये यज़दान को देने थे। हमारे काम में बहुत क्या मेहनत होती है असलम। अगर तुम बात से फिर गए तो मतलब तुम असूलों के बंदे नहीं हो। गहरी आवाज़ में असलम को देखते उसने याद करवाया था, वो असूल तोड़ने की सज़ा तुम जानते हो। खान तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। अपनी जेब से सिगरेट निकालते हुए उसने मौत की परवाह की खबर सुनाई। सर प्लीज़ खान को मत बताइएगा, वो गिरगाने पाचे खान बख्शता नहीं, माफ़ी दे। मैं खान को नहीं बताता। मैं 1 हफ्ते का मज़ीद वक्त न गए। मेरी एक शर्त है। यज़दान खान की ने एक बात वहाँ बैठे हर शख्स को सांस रोके मुझे आप जो कहेंगे हमें मजूरान सुनते से बोला मुझे ये लड़की चाहिए। वो ज़रीश की तरफ इशारा करता हुआ टला। जब बोला था इसकी बात पर ज़रीश की शख्सियत मज़ीद बुलंद हो गई, जबकि शाकिर गुस्सा लाल हो गया। बिल्कुल नहीं भाई, मैं अपनी होने वाली बीवी किसी को नहीं दूंगा। शाकिर असलम की तरफ देखता हुआ बोला तुमने अपने भाई को तमीज़ नहीं सिखाई। असलम इसके लहजे में वार्निंग थी। असलम ने सख्त घूरी से शाकिर को नवाजा था। शाकिर अपना मुंह बंद रखो और जो सर मांग रहे हैं दे दो। असलम ने शाकिर से कहा था। मांग असलम लफ्ज़ों का चुनाव सही से करो, यहाँ गड़गड़ा रहे तुम हो। यह मेरा बड़ापन है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी बख्श रहा हूँ। इसकी गुस्से से भरी बात सुनकर असलम के माथे पर परेशानी से पसीना चमका था। मुझसे गलती होगी सर, आप इस लड़की को ले जाएं। शाकिर हट जाओ रास्ते से, ऐसी लड़कियाँ बहुत मिलेंगी तुम्हें। असलम की बात पर शाकिर एक पल को सोच में पड़ गया। असलम बिल्कुल सही कह रहा था। वो जानता था मसमत की सूरत में यज़दान खान को इसको मारने से भी ग्रेस नहीं करेगा। और आराम से हाथ छोटा साइड पर हो गया। अपना हाथ आज़ाद पाकर ज़रीश अपने सुन होते दिमाग के साथ खुद को चादर में ढांप रहा। इसका नाजुक वजूद हौले हौले लर्ज़ रहा था।